नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम आपका स्वागत कर रहे हैं सभी का, और स्वागत कर रहे हैं हम अभिषेक तिवारी जी का। और आपसे सभी से एक बार पुनः आपको हम याद दिला रहे हैं कि कृपया आप हमारे धर्मापणा मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएं, जहां पर आप ये ओपन जैकेट देख रहे हैं, ये ओम वाली, ये ये भी है उस पे, और 30% डिस्काउंट पे है। हुडीज भी हैं और भी बहुत सारी चीजें, जरा जाइए तो पता चलेगा। तो अभिषेक बाबू जी, मैंने सुना है दक्षिण भारत में भूकंप आ गया है। सबसे पहले सर आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। भूकंप तो अगर योया के स्टाइल में कहे, इसको भूकंप तो नहीं कह सकते। हाँ, कुछ सुनामी के झटके जरूर कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि सुनामी आने के संकेत है। जो कुछ भी केरला के अंदर हो रहा है, वो घटना दुर्घटना से कम नहीं है। वो इसलिए कह सकते हैं हम ऐसा कि भाई, तिरुवनंतपुरम के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भाजपा 50, एलडीएफ 29 और यूडीएफ 19। ये जो है, ये संकेत तो अच्छे नहीं। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि सर 100% लिटरेसी, सर वहां पे बीजेपी नहीं आई सर। ये 100% लिटरेसी स्टेट वाले भी संघी हो रहे हैं सर। क्या ये देखिए धुरंधर का? साहब, त्रिवेंद्रम तो मेयर बन गया पक्का है। हाँ, पक्का पक्का। क्योंकि वहां 101 सीटें हैं, 100 सीटों पर चुनाव हुआ है, उनमें से 50 बीजेपी जीत चुकी है, बस बिल्कुल 2 बिल्कुल। अदर्स हैं। मेयर और बन गया। चुनाव, देखिए एलडीएफ और यूडीएफ एक साथ नहीं आ सकते वहां पे। क्यों? क्योंकि अगले 3-4 महीने में चुनाव है। तो इसलिए भैया, त्रिवेंद्रम तो बन गया, और शशि थरूर ने यूडीएफ को बधाई दे दी, साथ में बीजेपी को भी बधाई दे दी। लो, अब कर लो, आप लो, कर लो बात। सर क्या बात करें सर, बड़ी अच्छी तस्वीर वायरल हो रही है शशि थरूर की एक किसी मोहतरमा के साथ। मतलब इस तरह की वायरल होती रहती है शशि थरूर जी की तस्वीरें। हैं उतने हैंडसम तो है पॉलिटिशियन में, महुआ मोइत्रा जी के साथ भी वायरल हो रही थी एक समय में। तात्पर्य यह है कि सर, जादू तो पता नहीं किस तरफ से चल रहा है, किंतु जो भी तिरुवनंतपुरम में हुआ, ये लेफ्ट को भी अच्छा नहीं लगा और कांग्रेस को भी अच्छा नहीं लगा। मैं जब ये रिजल्ट आ रहे थे तो सोच रहा था ये हुआ क्यों। आज लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के विपक्ष में खड़े ही नहीं है। भले केरला के अंदर सत्ता प्राप्ति की लड़ाई चल रही हो, किंतु पूरे भारतवर्ष में टेक्निकली कांग्रेस ही लेफ्ट है और कांग्रेस है ही नहीं। तो एक धीरे धीरे वो सेंटिमेंट पनपेगा, और जहां भी वैक्यूम होगा कोई तीसरा फुलफिल करेगा। ये तो प्रकृति का नियम है। बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में भाजपा नहीं थी, ममता बनर्जी के अगेंस्ट में लेफ्ट ही थी। लेकिन जब लेफ्ट ही नहीं रहा तो लोगों के पास अल्टरनेट में ऑप्शन क्या है? बीजेपी ऑप्शन है, तो बीजेपी की तरफ चले गए। अब वहां कांग्रेस और लेफ्ट ही एक हो जाए और एक ही प्रकार का काम करता रहे, तो ये एक बड़ा रिवाइवल है, बड़ी जीत है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में धुरंधर जैसी फिल्मों को और दोष दिया जाएगा कि इस तरह की फिल्में बना बना के लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। वरना हमने तो न जाने कब से, मुझे तो याद नहीं आता सर, मैं बहुत छोटा था और फिल्म रोजा में देख रहा था, तो अखबारों में उस वक्त निकलते थे कश्मीरी ब्राह्मणों के। भाई केरला में इसका इम्पैक्ट थोड़ी है, केरला में तो केरला स्टोरी का इम्पैक्ट। अभी आ रहा हूं वही, लेकिन है तो फिल्मों का इम्पैक्ट। देखिए सर, ये जो फिल्में बन रही है, यही तो ध्रुव राठी कहता था अपनी फिल्में बना लो। तो हमने अपनी फिल्में बनानी शुरू की। अब ये कह रहे हैं जनाब कि भाई ये सब प्रोपेगेंडा है। मैं 1992 की बात क्यों कर रहा था? मैं छोटा था। देखिए, छोटे बच्चे का मस्तिष्क प्रश्न पूछता है। तो अखबारों में हम लोग खेल का ही पन्ना मोस्टली पहले पीछे पलट के पढ़ते थे, किंतु जब रोजा फिल्म आई थी तो उसका म्यूजिक बहुत वायरल हुआ था और दूरदर्शन पर ही है। तो फिल्म में पंकज कपूर विलेन बने हुए थे, एक अधिकारी की किडनैपिंग हुई थी, 1992 में स्टोरी थी। और 1990 में
कश्मीरी हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ था। पूरे फिल्म को आप लोग रिपीट मोड में देख लीजिए, जैसे उल्टा पलटा के देखना है सर। एक बार भी उनके बारे में बात तक नहीं है। उल्टे वो तो भाई वो तो ओहो अप्रेस्ड लोग हैं, वो अप्रेस्ड लोग हैं, यस, दैट्स उत्पीड़ित माय हैं। होल उनका पॉइंट। आपने उत्पीड़न किया है, तो वो उत्पीड़न के कारण, शिक्षा की कमी के कारण, इन कारणों से वो आतंकवादी बनते हैं। कोई मजहब की वजह से थोड़ी बनते हैं। आप ही क्या बात करते हैं? मजहब की वजह से नहीं बदल लेते। मतलब वो कसाब की जगह रमेश था और जय श्री राम का नारा लगा रहा था क्या वहां पे? और ये हम फिल्म में दिखा देते तब तो कहा जाता अरे रे रे क्या मास्टरपीस फिल्म बना दी है भाई, साला प्रकृति के नियमों को ही उलट दिया। यही 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 कारण है। आप देखिए, अब जहां भी पूरे देश में हिंदू है, केरला में जितना है हिंदू अभी भी है ना, उसके अंदर का आत्मसम्मान जगेगा। नरेंद्र मोदी जी चेतना जगा रहे हैं। हम विवश थे, हम लाचार थे, हम अंडमान निकोबार में वीर सावरकर जी की प्रतिमा स्थापित नहीं कर पाए, उस वक्त और बात थी। अब हमारी सरकार है, देखे ना मोदी जी और संघ प्रमुख वहां गए, भव्य वीर दामोदर सावरकर जी का कितना सम्मान हुआ। लेकिन ये गड़बड़ है उस स्टैचू में भाई, वो मुझे पसंद नहीं आया। बताइए क्या? उंगली क्यों उठाए हुए हैं? उनको मुट्ठी उठानी चाहिए। अच्छा, नहीं एक्चुअली उनकी फोटोज में हमेशा उंगली उठाए हुए थे उन्होंने, ब्रिटिशर्स को हमेशा उंगली की, तो मोदी जी ने सोचा कि कांग्रेस को उंगली करा देते हैं। क्योंकि उंगली जो है ना, एक कोई और भी है, वो उठाए रहते हैं, आपको पता है। नहीं, मुझे देखिए, मेरा वो ये आगे हमेशा उंगली दिखाते हैं, वो बात अलग है। वो आगे दिखाते नहीं। एक्चुअली ये सत्य है ना कि जब तक वीर दामोदर सावरकर जी जिए और ब्रिटिश भागे नहीं, तब तक वो ब्रिटिशर्स को उंगली तो करते रहे, कभी कलम से उंगली करते रहे, कभी अपनी वाणी से करते रहे। तो मोदी जी ने कहा कि वैसे भी जब सावरकर जी की उंगली उठती है तो राहुल गांधी से लेकर के पूरे लिबरल गैंग को उंगली होती रहती थी, तो उंगली लगा लो। हाँ, आप ये जरूर आलोचना कर सकते हैं कि सावरकर जी की शायद उंगली गलत उन्होंने उठा दी। तो सावरकर साहब की उंगली ऊपर उठी हुई है, और जिनकी मैं बात करता हूँ उनकी उंगली जो है वो आगे दिखाती है, रास्ता दिखाती जी, रहती है भाई। कौन सा रास्ता दिखाती है वो पता नहीं। आजम दोनों खान ही कुछ उंगली। कहा करते थे उस बारे में। मैं आजम खान की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। उर्दू सीख रहा हूँ सर, आप लोग के संगत का असर है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो तो ये तो ये अब आरफा खानम क्या कहेंगी? लेफ्ट के जीतने के बाद या अंडमान निकोबार में मूर्ति रखे जाने के बाद? नहीं, लेफ्ट कहाँ जीता भाई? मतलब दूसरे जगहों पे कल्पना लोक वगैरह में लेफ्ट तो जीत ही रहा है सर, क्या बात कर रहे हैं? त्रिवेंद्रम हारने के बाद में क्या कहेंगे कि ये घृणा की राजनीति अब दक्षिण में भी पहुंच गई है। मैं सच बताऊं क्या बोलेगी सर, दिल से? ये जो नया भारत है जिसके बारे में हम लोग सोचा करते थे, अपने सीने पर हाथ रख करके, जब हम सारे जहां से हिंदुस्तान इकबाल के नगमे गाया करते थे, तब संजय जी जो हम भारत की कल्पना करते थे, वो ये वाला भारत नहीं था। ये आपके जयपुर डायलॉग्स और ऐसे लोगों ने बिगाड़ के रख दिया है। केरला जैसे स्टेट में जहां पर लोग नर्सिंग करते हैं और अरब वर्ल्ड में जाकर के कमाई करते हैं, वहां भी अगर भगवा का परचम लहराने लगे तो ये ऐसा लगता है कि भगवा मेरे सीने पर है। ये भगवा सीने पर है, आप मानिए ना मानिए। बहुत तकलीफ है, मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस भारत के अंदर कैसे रहूं, कैसे जीऊं। कान बंद करती हूं फिर भी साला कानों के अंदर जय श्री राम का नारा गूंज रहा है इस देश में। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है सर, फट जाए। वैसे ये फटेगी नहीं। आरफा जी जो है वो एक जैश ने एक महिला विंग बनाया है। हाँ हाँ, मुझे तो बनाया तो है, बनाया। उसकी लीडर है क्या ये भारत में? पता नहीं, इंस्पायर तो लगती है सर, मतलब जिस तरह से धुरंधर को लेकर के तकलीफ में है। मतलब इसका ये कहना है मुझे ये लगता है कि धुरंधर की सफलता में 2-4% तो हाथ इसका भी है। सर, इनका हाथ मैं बता रहा हूं सिर्फ धुरंधर की सफलता में नहीं है। ये जो इनका ग्रुप है पत्रकारों का,
भाजपा की जीत में इनका हाथ है, इनका हाथ फिल्मों की सफलता में है। ये लोग जैसे ही कहते हैं कि भाई धुरंधर मत देखने जाओ, पूरा समाज समझ जाता है एक नंबर की फिल्म है, क्लासिक फिल्म है, कल्ट फिल्म है, देखने जाना है। दरअसल ये लोग कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में ये कभी भी नहीं थी। ये अब बनने का कोशिश कर रही है कि चलो कुछ नहीं, लेफ्ट का ही मेन बने, और वहां भी जगह नहीं है। रवीश अलग कंपटीशन में लगा हुआ है, अजीत अंजुम अलग कंपटीशन में लगा हुआ है, दोनों एक दूसरे की बातों को बिहार में भी इलेक्शन रिजल्ट के समय काउंटर कर रहे थे। ऐसा लग रहा है वो WWE का सीन अलग चल रहा है, वो प्रज्ञा यादव अलग चरण चाटुकारिता में लगी है। लेकिन इन सब का असली जो फादर होना वो 4 PM वाला होना सर। वो रोज मोदी जी और योगी जी की लड़ाई कराता है, वो रोज मोदी सरकार दिलाता है, कितना आज तो भाई कंसिस्टेंट। आज तो योगी जी के ही क्षेत्र के एक पंकज चौधरी जी जो कुर्मी हैं वो अध्यक्ष बन गए। अब लोग कह रहे हैं कि साहब कि ये देखिए एक ही क्षेत्र से, एक ही मंडल से मुख्यमंत्री और अध्यक्ष दोनों बना दिए, कितना अन्याय है। देखिए मुझे लगता है कि अगला जो इनका प्रोग्राम होगा, ये लोग कहेंगे कि योगी जी की रिप्लेसमेंट की तैयारी। मैं गारंटी ले सकता हूं, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं। इस शो को लोग देखें, अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं शाम को, मेरा मानना है 12 घंटे के अंदर एक 4 PM शो करेगा जिसपे लिखा होगा योगी जी की रिप्लेसमेंट की गारंटी है। ऐसा ये कोई शो कर दे। क्यों बता रहा हूं, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आया है, मैं बता रहा हूं। कुर्मी समाज से बने, पिछली बार सर कुर्मी समाज का वोट विभाजित हुआ था, और बीजेपी के मन में यह है ना कि भाई ऐसा ना हो अनुप्रिया पटेल बहुत ज्यादा परेशानी करने लगे और अनुप्रिया पटेल बार्गेन करने लगे विधानसभा चुनाव आते आते। बैलेंसिंग एक्ट है। अच्छा, ये जो इनका योगी जी के साथ बहुत बढ़िया सामंजस्य और समन्वय है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सेंटर ने योगी जी को गिफ्ट कर दिया, बोला ये लीजिए आपकी मर्जी का हम आपको अध्यक्ष देते हैं। इससे होगा ये कि आप जो यूपी में करना चाहते हैं आपके हिसाब से इस बार टिकट वितरण और इन सब में भी आपको लिए इजी हो जाएगा। आप दोनों बढ़िया से सामंजस्य बिठाइए, काम कीजिए और उत्तर प्रदेश में 300 का रिजल्ट दीजिए। किंतु इसके उलट ये बड़ी डेवलपमेंट हुए 24 घंटे के अंदर। आप देखिए, मतलब अंडमान निकोबार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर के केरला के अंदर ये जो चमत्कार हो रहे हैं, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, हर लेफ्टिस्ट परेशान सा क्यों है सर? उत्तर आप ही दें। अच्छा, मोदी जी जो है वो क्रोध के विरुद्ध श्लोक क्यों लिख रहे हैं? क्रोध मत करो, क्रोध शत्रु के समान है, सही बात है, मोदी जी तो कभी भी क्रोध क्रोधित नहीं करने वाला होते। विनष्ट हो जाता है। किसके लिए कह रहे हैं? पता नहीं किसके लिए कह रहे हैं। मोदी जी के और इनकी टीम में तो कोई क्रोध करता भी नहीं है। वहां तो साला भी गलती से सदन में मुंह से निकल रहा है तो अगले सेकंड ही अपॉलॉजी निकल जाती है कि फ्लो में बह के निकल गया भाई। एक्चुअली तो हम तुमको पटक के धोना चाहते थे शब्द भेदी बाण से, लेकिन चलो ठीक है। अब और क्या क्रोध, इनके तो हाथ कांप रहे हैं, मोदी जी के अलग हाथ कांप रहे हैं, वो भावुक हो जा रहे हैं। अमित शाह जी के राहुल गांधी को देख के हाथ कांप रहे हैं। संजय साहब, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात हुई कि साहब हमने सबने तो अमित शाह को दहाड़ते सुना, लेकिन राहुल गांधी ने उनको कांपते देखा। दरअसल शेर जब दहाड़ता है तो उसके जबड़े वबड़े कांपते हैं सर, या फिर आप क्रोध में जब होते हैं तब भी आप कांपते हैं। राहुल गांधी का IQ तो उसी के बराबर, डोरेमोन के बराबर का है। उससे ज्यादा तो IQ, डोरेमोन तो फिर भी कार्टून में क्लेवर आदमी है, मतलब किससे कहा जाए, ढोलू बोलू टाइप का कैरेक्टर है, कोई छोटा भीम जो मेरी बिटिया दिखती है। हाँ, तो ढोलू बोलू के कैरेक्टर के टाइम में उसका एक बॉस है कालिया, उसके बराबर का IQ लेवल है। ढोलू बोलू तो अजय माकन टाइप के लोग हैं, या फिर वो जो चरण चाटुकार, चरण वंदना जो कहता है कि कुत्ते की भौंकने जैसी आवाज और पूंछ हिलाने जैसी, कौन सा नाम, क्या नाम था, कोई खेड़ा वेड़ा है, बहरहाल कोई खेड़ा है चरण चाटुकारिता में नंबर 1 की रेस में, लेकिन फिर भी राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा है। और भेजा कहां से जाएगा, साला बिहार में तो राज्यसभा भेजने लायक सीटें भी नहीं मिली।
पिछली बार तो 17 थी, इस बार तो वो भी नहीं है। अरे देखो नंबर भाई, घटता जा रहा है मालिक, नंबर घटता जा रहा है हर जगह। अब उनके पास केवल 26 या 27 बची हैं। आप ये देखिए कि याद कीजिए, पहले 5 वर्ष 2014 से 2019 तक इन्होंने राज्यसभा के माध्यम से नाक में दम कर दिया था बहुत, नरेंद्र मोदी के। बिल्कुल। और ये 2019 वाला जो टर्म था, उसके मिड पॉइंट तक जाके ही भाजपा कंफर्टेबल कुछ हुई काम थी। बिल्कुल। अरे इन्होंने तो इतना और 2024 में यद्यपि सीटें कम हो गई भाजपा की, 240 हो गई, लेकिन उनको अंतर नहीं पड़ा क्योंकि राज्यसभा में वो पूरी तरह से कंफर्टेबल है। तो राज्यसभा में यहाँ तो उनका जो है वो एनडीए के 293 और अब लगभग 300 हो गए हैं, तो इसमें यहाँ तो वो निकाल ही लेते हैं, लेकिन राज्यसभा में वो टोटली कंफर्टेबल है, इसलिए बिल्कुल इनकी चिंता नहीं करते। तो लोग जो ये कहते हैं कि साहब कि ये तो भाई उसी तरह से खेल रहे हैं, वो ये भूल जाते हैं कि भाई पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा दोनों को मिलके बनती है और बिल्कुल। कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट अल्टीमेटली उससे रिफ्लेक्ट होती है कि क्या वो अपने लेजिस्लेशंस कंफर्टेबली निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। आज की डेट में वो अपने लेजिस्लेशंस 2014 से 19 का जो उनका टर्म था उससे अधिक कंफर्टेबली निकाल रहे हैं। तो वो इसलिए ऑब्वियस इसलिए वो शक्तिशाली दिख रहे हैं। वो ऑब्वियस रीजंस है। ये जो ब्लेम लगता है कि नीतीश कुमार के साथ में टिकी हुई है या चंद्रबाबू नायडू के कारण सरकार टिकी हुई है, मोदी तो खुला चैलेंज कर रहा है, तुम बना लो यार सरकार, तुम तोड़ लो। पिछले 4 साल से तो 24 के बाद 1.5 साल का समय गुजर गया, 2 साल का, तुम चिल्लाए जा रहे हो यार कि चंद्रबाबू नायडू ने बचा के रखा, तो तोड़ लो ना। चंद्रबाबू नायडू को तुम पीएम पद ऑफर कर दो, क्या पता टूट जाए। नीतीश कुमार को पीएम पद ऑफर कर दो, क्या पता टूट जाए। और तुम लोग तो कर भी रहे हो, ऐसा भी नहीं कि नहीं कर रहे हो। 2-2 बार मंच से अपने चरण चाटुकार पत्रकार से पूछवा भी लिया, उनके बेटे से, चंद्रबाबू नायडू के बेटे से। दांत निपोर के वो पत्रकार चरण चाटुकार, वो भी कॉन्क्लेव कराता है, क्योंकि पैसा बहुत है उनके पास। हम लोग जैसे, मतलब हम लोग तो गरीब टाइप के लोग हैं, फिर भी किसी तरह से उच्च स्तरीय करने का प्रयास होता है। तो कॉन्क्लेव में उसने पूछ लिया चंद्रबाबू नायडू के बेटे से, मन में आता है कि कभी आपके पिता प्रधानमंत्री बनते। लार टपका रहा था, जैसे सियार लार टपकाता है शेर के आगे कि मालिक हड्डी चूसना तो बगल वाली हड्डी हमको भी दे देना। अब उनको इतनी भी समझदारी है कि भैया देवेगौड़ा और इंदिरा गुजराल जैसे प्राइम मिनिस्टर बनने से कोई फायदा नहीं। ये तो 1980 के दशक से कर रहे हैं आप, तुम सब देखा हुआ है आपका, और चंद्रबाबू नायडू का भी देखा हुआ है। चंद्रबाबू नायडू किसके अगेंस्ट में बन गया है उनको पता है, बोला इसके गली नहीं जाना है। खूंखार शेर रहते हैं, खा पचा जाएंगे। मोदी जी इतना पैसा दे रहे हैं कि हम वास्तव में सजा सकते हैं, आंध्र प्रदेश को संवार सकते हैं, आवश्यकता क्या है। तो केरला में इंपैक्ट क्यों हो रहा है, वापस वहीं आते। केरला में इंपैक्ट इन्हीं सब चीजों का हो रहा है। चाहे आप मद्रास हाई कोर्ट के स्वामीनाथन साहब जो जस्टिस हैं, उनके विरुद्ध आप इंपीचमेंट कर रहे हैं, ठीक है, केरलाइट्स तमिलनाडु में कम रहते होंगे, पर मैसेज जाता है। तेलंगाना से लेकर के आंध्रा में जो राइज हुआ है भगवा का, वो मैसेजिंग जा रहा है हिंदुओं के बीच में कि एक हिंदूवादी सरकार आई है, अब बातें होनी चाहिए। और सबसे खतरनाक, लेफ्ट और कांग्रेस ने जितना केरला के अंदर हिंदुओं का शोषण शुरू किया है पिछले 1 दशक से स्पेशली, वो अभूतपूर्व है। इन्होंने अब मंदिरों को लूटना शुरू किया है। तो एक क्रोध, जब हवा पूरे देश में एक तरफ की बह रही है, तो उस हवा का कुछ प्रभाव तो पड़ेगा। केरला में मानसून पहले आता है, बिहार में बाद में आता है। किंतु अगर ये रिवर्स पैटर्न रहता तो क्या होता कि बिहार में पहले आता और केरल में बाद आता। तो मोदी जी के, दर्शक ध्यान से सुने, मोदी जी के आगमन का मानसून साउदर्न इंडिया में आ चुका है। कर्नाटका में आया, आंध्रा में आया, तेलंगाना में आया, केरला में एक सांसद के रूप में आया। अब झमाझम बारिश भी आपको दिखेगी। हाँ, थोड़ा मानसून उतना स्ट्रांग नहीं है जैसा बिहार या यूपी में आपको दिखता है,
किंतु मोदी जी के आगमन के संकेत वहां भी मिलने लगे हैं और वहां भी धीरे धीरे अब चीजें बदलेंगी। वहां संघ बहुत पहले से विद्यमान है, आसान हो जाएगा अगर पब्लिक का सपोर्ट मिलने लगेगा, तब संघ खुल के खेलने भी लगेगी, बैटिंग भी करने लगेगी। दिक्कत कहां आ रही है सर? मीनवाइल आप लोग चाहें तो संजय सर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इनके पास अगर एक आध ट्रक बरनौल बचा हो अभी भी तो भिजवा दे। लेकिन एक बात बता दूं अभी संजय सर, अभी अभी बरनौल की बात आपने की, तो अभी ये बताइए बरनौल की आवश्यकता अधिक कहाँ पड़ेगी, पश्चिम बंगाल में या उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में तो सर देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए बरनौल गारंटी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बरनौल जलन कम करने की गारंटी लेता है, धुआं बंद करने की तो गारंटी लेता नहीं है। वहां तो धुआं निकल रहा है ना उत्तर प्रदेश में, गर्दा गर्दा मचा हुआ है। अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुआ था, एक मिर्जापुर का है, कांठा मिर्जापुर के एक बच्ची के साथ गला रेतने का, क्योंकि जानवर टाइप का एटीट्यूड है, ये लोग इंसान और जानवर में अंतर समझते नहीं है, तो पागल प्रेमी टाइप का अपने आप को दिखाया, बोला निकाह हमसे करो, कन्वर्ट करो, बीफ खाओ, नहीं तो गला रेत देंगे। रेतने का प्रयास किया बच्ची का, पुलिस ने ठोक दिया, पता नहीं गंगा किनारे कहीं लाश मिली, सीधे 72 हूर के पास जन्नत की रवानगी कराई पुलिस ने। तो जिस प्रकार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में पुलिस कर रही है या योगी जी करा रहे, अभी बहराइच वाला प्रकरण था जिसमें एक हिंदू को मारा गया था, उसके लिए सजा मिली है लगभग 12 जिहादियों को। अभी उसके लिए आप रोएंगे तो रोना तो तय है। अब आते हैं बंगाल पर। बंगाल के डेवलपमेंट पर तो जो कल आपने मेरे ही चैनल पर आकर के कहा, वो आज फिर रिफ्लेक्ट हो गया। ये हर बार चोरी करते हैं और हर बार पकड़े जाते हैं, और इतना पकड़ा जा रहा है कि 85 लाख, ये जो नया आंकड़ा है ये चौंकाने वाला है। टीवी भारतवर्ष का ही खुलासा है। एसआईआर बढ़ता जाएगा। हमको लग रहा है कि एसआईआर करते 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 वो टाइम संजय सर बंगाल में आ जाएगा जब वहां पे मॉडल कॉन्डक्ट लग जाएगा। उसके बाद कहानी बदल जानी है। 85 लाख फादर इस 16 साल के कम आयु में लगभग 12 लाख फादर बन गए लोग, और 85 लाख ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंटेशन और ये मैच नहीं करते हैं, डूबियस। 24 लाख मेल वोटर 6 साल के बच्चे हैं। चमत्कार तो बंगाली में हो रहा है एसआईआर में। ये आंकड़ा सर 2 करोड़ पहुंचेगा जो स्थितियां बन रही है। आप बताइए सर, 24 लाख 6 साल का, 24 लाख मेल वोटर के 6 बच्चे हैं वो दिखा रहे हैं, और 3.5 लाख ग्रैंड फादर बन गए हैं 40 साल के अंदर में। और ये किनके होंगे? और संजय सर हंसने की बात नहीं है, ये किनके होंगे ऑब्वियस पता है, तो किनके कटेंगे इनको पता है। आधा कट पहले लग गया रिलीजन की वजह से, आधा कट एसआईआर के वजह से लग गया। और सीएए की बात ही नहीं कर रहे हो आप। सीए के लिए तो अभी जो अपडेट है सर, मेरे पास 2000 से अधिक कैंप चल रहे हैं। पहले 1000 चल रहे थे लास्ट वीक तक, और इसमें संघ की बड़ी भूमिका है। उसको हम लोग इग्नोर करेंगे तो बेईमानी हो जाएगी उन निस्वार्थ कर्मठ सेवकों के लिए जो ये करा रहे हैं। किंतु मेरा व्यक्तिगत रूप से फोकस सिर्फ सीए पे नहीं है। मैं कह रहा हूं कि एक तो बुत हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है वाला डायलॉग चलाते हुए, कि यहां तो अल्लाह की मर्जी से कट करा लिया, खतना हो गया, तो आधा खतना जन्म लेते हो गया और आधा खतना एसआईआर ने करा दिया, पूरा ही खतना खतना हो गया। कहां करेंगे वोट? मैं हिंदुओं को एक चेतावनी देना चाहता हूं। बंगाल की फुटेज आपको जल्दी देखने को मिलेगी। बॉर्डर लाइन पर बहुत ज्यादा बुरका नशी होंगी, उनके पेट में बच्चे होंगे, उनके हाथ में 2-3 छोटे छोटे बच्चे होंगे, बकरा होगी, बकरी होगी, जो जिनको भेजा जाएगा। आप लोग द्रवित मत होइएगा, आप लोग इमोशन में आके ये मत रोने लगिएगा, कहां जाएंगे ये लोग, भूखे प्यासे नंगे हैं।
भाई भूखे प्यासे नंगे हैं तो क्या भारत में ने ठेका लिया था पालने का क्या? जो हो रहा है चुपचाप होने दीजिए, ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। और बंगाल में अब यह आंकड़ा कम से कम हमको सर 1.5 करोड़ पार होता हुआ दिख रहा है, तो संतुष्टि है, जहां हमने सोचा था वहां तक आंकड़ा पहुंचता हुआ दिख रहा है। शायद इसी फ्रस्ट्रेशन में, इसी कारण आज मेसी का कलकत्ता में प्रोग्राम था, मेसी का मैस हो गया। और जो शॉर्ट लेग के स्टेडियम में, उफ, ये बताता है सरकार कितनी निकम्मी है। ममता बनर्जी और सरकार का फोकस ही नहीं था वहां पे। कहां से होगा इनका फोकस? तो भाई नाम को उल्टा पुल्टा कराना, डेटाबेस चेंज कराना, किसी तरह एसआईआर में अपने पूर्वी पाकिस्तान के सगे संबंधियों को बचाना। अब ये मैंने क्यों कहा कि पूर्वी पाकिस्तान के सगे संबंधियों को बचाना? संजय सर, वास्तविकता है पश्चिम बंगाल में, इवन अब गया रीजन के भी मुसलमानों के निकाह हुए हैं, निकाह हुआ है। अब निकाह हुआ तो रिश्तेदार बन गया। अब दामाद ढूंढा पूर्वी पाकिस्तान से, या पूर्वी पाकिस्तान से बेगम लेके आए हैं, तो बिछड़ने की नौबत आई है। अब क्या होगा? अब इसमें कौन सा कानून? स्पेशल मैरिज एक्ट भी इसके लिए तो बना नहीं था। तकलीफ यहां पर है, और इस तकलीफ को हर वामपंथी समझता जरूर है, खुल के बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि देशद्रोह का लग जाएगा इल्जाम सीधे सीधे अगर बोलेगा तो। हाँ, सईदा जैसी अगर हो, हम सईदा हमीद जैसी, तो बोले कि क्या हुआ, पूरी कायनात तो अल्लाह ने ही बसाई है, अगर पूर्वी पाकिस्तानी पश्चिमी पाकिस्तानी बसी रहे तो भगा दोगे। तो ऐसे ढीठ टाइप के लोग बुलाने होंगे संजय सर, तब जाके बवाल होगा। ममता बनर्जी बवाल नहीं करा पा रही है, सुप्रीम कोर्ट का चाबुक है, कह रहा है एक भी बवाल हुआ बवाल तो नहीं करा पा रही, लेकिन ना वो जो है उनका हुमायूं कबीर, वो तो लाखों की भीड़ इकट्ठी कर ले रहा है जुम्मे की नमाज के नाम पे। बाबरी मस्जिद वहाँ की जरा बड़ी जोर शोर से चल रही है, और बाकी हिंदू संगठनों ने कहा कि हम राम मंदिर की स्थापना भी यहीं करेंगे। सच बोले सर, मैं चाहता हूं कि हुमायूं कबीर वहां पे बाबरी बनाए, ताकि बंगाल के भद्र लोगों के आंख में 1% भी अगर कोई लाज शर्म बचा होगा अरे तो वो देख। भद्र लोग का आप किस्सा वहां जानते ही नहीं है लगता है। नहीं, कल मैंने जानते बताया तो था है क्या सर। आपको? कल मैंने हाँ, बताया था ना जानते आपको, भद्र लोग तो पूरा। वोट ही नहीं करना चाहते थे। अब इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्ती उनके हाई राइज में और सोसाइटीज में, गेटेड सोसाइटीज में बनवा दिए हैं पोलिंग बूथ। जी, तो कोई नहीं तो शर्मा शर्मी 20-30% वोट पड़ जाएंगे। वो कह रहे हैं कि साहब कि हम तो बीजेपी को वोट देते हैं तो हम आइडेंटिफाई हो जाएंगे। वो जो पहले जो कॉमन वाला था तो उसमें पता नहीं चलता था, हम जाते ही नहीं थे, क्योंकि हमारे तो गेटेड सोसाइटी के सामने, हाई राइज के सामने जो गेट होता है उसके सामने तृणमूल वाला बैठ जाता था, हो गया ओ, जाना नहीं है, जाना नहीं है, वोट हो जाएगा, टेंशन नहीं है। वोट हो जाएगा चिंता मत करो, वोट ही तो डालना है, वोट हो जाएगा चिंता मत करो। अब भैया प्रॉब्लम ये हो गया कि हाई राइज के अंदर पोलिंग बूथ बनेगा, मान लो हमारे भद्र लोग जो है बहुत डरता है, वो एक को वोट डालने नहीं जाएगा, लेकिन वो जो बाहर वाला भी तो अंदर आके वोट नहीं डाल पाएगा। बाहर वाला भी अंदर आके वोट नहीं डाल पाएगा, दिक्कत यहां पर है। अब आप ये देखिए, मैंने पता नहीं आपको कल बताया कि नहीं बताया, वो जो कल वाली जो लाइव थी, इस समय तो वायरल हो रही देख रहा हूँ मैं, जी, तो उसमें मैंने आपको शायद बताया या नहीं बताया कि जो सेंट्रल कैलकाटा का जो मुख्य एरिया है, जोरासांको जिसमें बड़ा बाजार आता है, ठीक है, और चौरंगी, चौरंगी में 36% वोट कटे, जोरासांको में 37% वोट कटे। उसका कारण है सर, कारण उसका मैं बता कारण देता हूँ आपको। उसका कारण ये है कि वहाँ पे दशकों से, क्योंकि वो एरिया ऐसा है कि वहाँ पे तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, और जी, उनके जो ऑफिसेस हैं उसमें से लोगों के ट्रांसफर कलकत्ता से बाहर होते रहते हैं। अब 10,000 लोग ट्रांसफर हो गए, नाम उनके अभी तक चल रहे हैं, लेकिन उसका फायदा होता है ना, फायदा उसका है, वोट पड़ जाता है, वोट तो पड़ पूर्वी जाता है। पाकिस्तानी से वोट हो जाता है, वही वही हम्म। वही। तो ये कारण है
कि ये पूरा बंगाल बदलता हुआ दिख रहा है। फिर ये होगा कि बंगाल आप जीत भी जाएंगे तो चैनल वाले ये जरूर बोलेंगे पहले से फिक्स कर दिया था चुनाव, जीते भी तो क्या जीते बंगाल, ऐसे थोड़ी ना चुनाव जीता है। मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया तो आप जीत गए चुनाव तो बड़ा शेखी बगा रहे। बात तो तब थी जब ममता बनर्जी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होता, उसके हिसाब से चीजें होती, 1.5-2 करोड़ पाकिस्तानी वोटर होते पूर्वी पाकिस्तानी, और तब आप चुनाव जीतते, तब मानते मोदी का करिश्मा और जादू। ये क्या फेक वोटर्स को हटा के चुनाव जीतना, कोई चुनाव जीतना थोड़ी ना। हम नहीं मानते कि मोदी का कोई जादू चल रहा है, किंतु इसका एक बड़ा प्रभाव होगा। जैसे पलासी युद्ध के बाद हिंदू ताली बजा रहे थे, क्योंकि ये बताया नहीं गया कि सिराजुद्दौला अपने आप में जो बंगाल का नवाब था वो कितना बड़ा कन्वर्टर था और क्रूर भी था। हिंदुओं के प्रति उनकी आस्थाओं को कुचलने वाला बहुत बड़ा अपराधी था सिराजुद्दौला शुरू से। बहुत बड़ा दुष्ट था वो तो, भद्र लोगों के घर में घुस जाता था और बहु बेटियों को उठा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये किसी ने नहीं बताया। तो उस समय जो किसी ने ये भी नहीं बताया कि वो जो मीर जाफर को सपोर्ट करने वाले जो 3 लोग मुख्य थे, सेठ हमीचंद जी, जो कि जैन थे, और जगत सेठ जो कि हमारे राजस्थान के आपके वैश्य वर्ग से थे, और रानी भवानी। रानी भवानी नटोर एक बड़ी पुरानी जिम्मेदारी थी, नटोर की रानी थी रानी भवानी। 3 लोगों ने मिलकर कहा मीर जाफर को, मीर जाफर शिया था, भैया इससे निजात दिलाओ हमको। तो उसने क्लाइव से मिलके कर लिया काम और उसको सेलिब्रेट किया गया सबने। पूरा आपको पता है, अच्छी तरह से आपने बताया भाई कि भाई उन्होंने तो फूल बरसाए थे क्लाइव के ऊपर। रॉबर्ट क्लाइव सरप्राइज था, उसने लिखा अपनी जीवनी की भाई ये क्या हुआ। उनको कोई नुकसान नहीं हुआ भाई। ऐसा है कि विशेष रूप से हिंदुओं को कोई नुकसान नहीं हुआ, परेशानी किसको हुई एक तो जो मुस्लिम कामगार थे उनको बहुत परेशानी हुई, और जो नवाब थे उनको परेशानी हुई। हिंदू भद्र लोग तो बहुत प्रसन्न रहा। हाँ, वही कह रहा हूं कि पलासी युद्ध के कारण बंगाल पूर्णतः इस्लामिक राज्य होने से बच गया। 2026 में अगर भाजपा जीत जाएगी तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस रीजन के मुस्लिमों के, क्योंकि वो बिहार के भी मुसलमान उसके हिस्सा रहे हैं, एक तो जबरदस्त कट्टर होते इसमें कोई नहीं, उनको ये लगता है आज भी कि बंगाल पे पूरा हमारा कब्जा होना था और बांग्लादेश अधूरा रह गया, इसको पूरा करना है। इसीलिए तो वो आप जगह कंगलू लोग हैं और रोज रोज मैप जारी करते हैं जिसमें पुराना बंगाल और पुराना बंगाल जो आपके अंग्रेजों ने जो किया था बंग भंग करके, वो पूरा का पूरा बंगाल, उसमें बिहार भी शामिल, उड़ीसा भी शामिल, पूरा नॉर्थ ईस्ट भी शामिल, यहाँ तक कि म्यांमार भी शामिल। हाँ, म्यांमार भी शामिल। कल एक हाजी साहब थे, कोई उस्मान हाजी साहब, उनको तो निपटा उस्मान हाजी साहब ने एक मैप जारी किया और कहते हैं कि उसके कुछ ही घंटों में अननोन गनमैन ने उनका काम तमाम कर दिया। हालांकि अभी तक वो जीवित बताए जाते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि साहब की बचना मुश्किल है। सीधे सर में मारी है, सीधे सर में मारी, कहाँ बचेंगे, कहाँ बचेंगे। ये तो न्यूज आ गई अब तो, ये तो मतलब अननोन गनमैन वाला जो है ना, ये धुरंधर के आने के बाद से अननोन गनमैन जो है वो और भी अधिक प्रखर हो गए हैं। ढाका में धुरंधर घुस और भी अधिक प्रेरणा मिल गई है। आपने भी कल ढाका के रूम नंबर 808 की बात की थी, जी पता है जी जी, आप ही लोग के कारण बात करना पड़ता है बीच बीच में। आप लोग ऐसा न्यूज बना के दिखाई देते हो, जब सत्य तो डिमांड आई जाता है तो बोले चलो कोई बात नहीं हम भी बनाए। आज एक्चुअली रिकॉर्डिंग हमने वो अपलोड की है उसके ऊपर। तो आज ढाका में धुरंधर हो गए, घुस गए, मार दिया। बात ये है कि सर वो ढाका के धुरंधर, ये इसकी ये हेडलाइन है, ढाका के धुरंधर। तो या उनका कंगलू देश के धुरंधर नहीं, उनका हुक नहीं निकल रहा है कि साला उफ
हमको देखिए, इनके पास सबसे बड़ा क्या एसेट है कि ये लोग कहते हैं हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम जिहाद से साला इतना बढ़ा लेंगे अपने आप को, अपनी तादाद बढ़ा लेंगे कि एक समय के बाद ये लोग डेमोग्राफी के हिसाब से हार जाएंगे। तो ये प्लान के बीच में मोदी और अमित शाह आ गए। अब इस बात की बहुत तकलीफ है, हर सेकुलर नेता को ये बोल रहे हैं कि अरे हम थे तो तुम जीत रहे थे चुनाव, किंतु बंगाल के जीत के बाद पूरे इंडिया में क्लियर मैसेज ये चला जाएगा कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये जो सर पे टोपी हिंदू नेता लगाए फिर रहे ना, अगर तुमको नेता बनना है तो हिंदुओं की चरण वंदना करनी होगी। क्या? अगर तुमको नेता बनना है, अगर तुमको एमएलए एमपी बनना है तो हिंदुओं की बात सुननी होगी, हिंदुओं की चरण वंदना करनी होगी। और जैसे तुमने टोपी लगाया, तुम हुए बेटा बहिष्कृत। तुम मुसलमानों का वोट ले लो, अगला नेता जो हिंदू की बात करेगा वो हिंदू का वोट लेगा, सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोटिंग होगी। कौन जीतता है देख लेते हैं। मुस्लिम वोटों के 5-6 दावेदार। हमने तमिलनाडु वाले प्रकरण में देखा कि समाजवादी पार्टी वाला भी लिख रहा है नहीं नहीं इम्पीचमेंट तो होना चाहिए। 1000 साल से मतलब हिंदू वहां पे, हजार क्या मतलब हजारों हजार साल कहना चाहिए, मतलब क्या उस शिवलिंग रूपी पर्वत पर जाकर के दीपोत्सव कर रहा है तो फिर भी करेगा। अब तो इस्लामिक चीजें लागू हो गई हैं, अब तो देश शरीयत से चल रहा है, सॉरी संविधान से चल रहा है, लेकिन उनका कहना है कि शरीयत से चल रहा है। ये सटायर वाला पॉइंट था, इसको दर्शक ये न लगे कि मेरा स्लिप किया था टंग, ऐसा कुछ नहीं है। किंतु आप देखिए सर, उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे का बेटा, उसको तकलीफ है कि तमिलनाडु में सनातनी हजारों वर्ष से पुरानी परंपरा जो निभा रहे हैं उसको निभाने देने के लिए सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट के स्वामीनाथन साहब, जीएस स्वामीनाथन साहब, सीजीआई साहब, सीजीआई तो नहीं, चीफ जस्टिस साहब जो अभी बने हुए हैं सूर्यकांत जी, ये लोग सब लिबरलों को डांट रहे हैं, तो डराते हैं, अब जजों को डराने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो भाजपा ने सरकार में भी रह के नहीं किया, इतने वर्षों से सरकार में कभी मोदी ने नहीं कहा, डराने धमकाने का प्रयास नहीं किया। ये विपक्ष में है, हारे हुए, इनके पास कोई नंबर नहीं है, फिर भी देश के सीजीआई को भी डरा रहे हैं और तमिलनाडु के हाईकोर्ट के जज को भी डरा रहे हैं। क्यों डरा रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि अब ये हारे हुए लोग हिंदुओं से घृणा करने लगे हैं। पहले नफरत छोटी मोटी चीजें थी, अब एकदम पीक पे है कि हिंदुओं ने हमको हराया है, हिंदू की बात नहीं करने देंगे। वो कर्नाटका में हेट स्पीच के नाम पर ये लोग जो बिल लेके आ रहे हैं उसके प्रावधान, कौन से संविधान के तहत इस तरह के प्रावधान बनाए जाते हैं सर? लेकिन कांग्रेस क्रश करना जानती है आवाज को, ये मानना पड़ेगा। देखिए, जो वो बिल तो टिकेगा नहीं कहीं भी, आपको भी पता है, वो अलग बात है। क्योंकि जो श्रेया सिंघल वाला केस जो हुआ था जिसमें आर्टिकल 66A को खत्म किया गया था, अब उसके प्रावधानों को ठीक विरुद्ध है, प्लस जो एक्सेप्शन के क्लॉजेस हैं आर्टिकल 19(2) में, उनके भी बियॉन्ड है। और निर्णय एक आ चुका है, एक बड़ा प्रसिद्ध निर्णय है, कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है और उसमें ये लिखा है कि भाई आर्टिकल 19(2) में जो एक्सेप्शंस दिए गए हैं जिसके अंतर्गत कानून बनाए जा सकते हैं, वो एग्जॉस्टिव है, वो इंडिकेटिव नहीं है, वो एग्जॉस्टिव है, मतलब उसके बियॉन्ड कुछ नहीं बना सकते। तो आप इमोशनल हर्ट पे आप सजा नहीं दे सकते लोगों को। नहीं, वो बात ठीक है सर, ये बात तो मैं मानता हूं। उसका नेक्सस होना चाहिए, क्लियर कट, कि साहब कुछ भी कह दो और हम उठा के जेल में डाल देंगे। नहीं, ये बात मैं मानता हूं सर, लेकिन आप उसके लिए ऑलरेडी प्रावधान है बीएनएस में। सर कॉन्स्टिट्यूशन में तो हर चीज का प्रावधान है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन राहुल गांधी वाला चल रहा है ना, जिसके सारे पन्ने सफेद हैं, और उसमें जो राहुल गांधी और कांग्रेस ये ला क्यों रही है? क्योंकि इस देश में सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने कांग्रेस को और इनके इस्लामिक स्ट्रक्चर को नस्ते नाबूद कर दिया है। ये उन वॉइस को दबाने के लिए लाया जा रहा है, अब बड़ी बेशर्मी के साथ लेके आ रहे हैं। तो एक बात है कि
संविधान को कुचलना कैसे है, देश की आवाज को कैसे दबाना है, ये कांग्रेस आज भी भूली नहीं है। ये बड़ी बात है। सही है, ब्रिलियंट लोग हैं, उनकी ब्रिलियंस इस से लोगों मामले को में उनका सीखना चाहिए। नहीं, भाजपा कहां सीख पा रही है? भाजपा तो अपने समर्थकों को नहीं बचा पा रही है, आवाज कहां से कुचलेगी? रवीश कुमार रोज इनको गाली देता है और बेसर पैर के इल्जाम लग रहे हैं। इस देश के गृह मंत्री को मॉक किया जाता है। जब आज बड़ा दर्द हुआ था, अभी कुछ दिन पहले मैंने लिखा, कल्याण बनर्जी को दर्द हुआ था कि भाई धनखड़ साहब को प्रॉपर ढंग से विदाई नहीं दी गई। अरे निर्लज, सदन के बाहर धनखड़ साहब को मॉक करने वाला व्यक्ति कह रहा है कि विदाई नहीं दी गई, और दिग्विजय सिंह का छाती के दूध का उबाल आ रहा है। गजब हाल है। सवाल ये है, गजब हाल है। हाँ, लेकिन मुझे ये जानकर बड़ा मुझे बहुत कष्ट हुआ कि ना केवल मोदी जी ने राहुल गांधी के लिए श्लोक लिखा, अमित शाह भी जो है वो राहुल गांधी का उपहास कर रहे हैं, और इसके कारण जो है राहुल गांधी को बार बार विदेश जाना पड़ता है। तो आप क्या चाहते हैं कि वो न्यू ईयर भी बेचारा यहीं पे इंडिया में सेलिब्रेट करे? नहीं, यहाँ भी आपको बहुत दुख अच्छे नहीं हो अच्छे रहा स्थान है न्यू ईयर तो आप अंडमान निकोबार की बीचेस दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ है? मानी जाती है। मैं तो गया हूँ आपने वहाँ पे। आपने सोनिया जी का आर्टिकल नहीं पढ़ा निकोबार को लेकर के? हालत दुख है। रोज विदेशी वाले डंडा कर रहे हैं कि सालो तुम लोग के आंख के सामने निकोबार में ये सारी चीजें बन रही है और तुम लोग कुछ इंफॉर्मेशन भी नहीं दे पा रहे हो। आर्टिकल लिखवाओ अपनी मम्मी से। मम्मी जी आर्टिकल लिखती हैं कि अब मैं इको और जूलॉजी और पूरा पर्यावरण विशेषज्ञ बन गई हूं। इतने दिनों से मैंने इतना ही अध्ययन कर लिया है, अब मैं बताऊंगी कि ये मोदी राज में पर्यावरण बर्बाद हो रहा है, वो भी निकोबार में। हम होते थोड़ी हम बेच देते। मोदी क्या करा रहा है? यही सब करने के लिए जनता ने चुना था। अरे एक नियम था, खुद खाओ और हमें भी खाने दो, ये चल रही थी परंपरा। अब ये नियम टूटा है, पत्रकारों को अलग दुख है। मोदी साहब विदेश जाते हैं अपने खर्चे पे, पीछे अपने खर्चे पे कौन पत्रकार घूमता है सर? तो ये सारे बिके हुए लोग बहुत तकलीफ में सर। ये तकलीफ अब बढ़ता जा रहा है, और वो है ना कि अब अंतिम सीटी बजने वाले पॉइंट पर है, इसलिए शोर बहुत बढ़ गया है, नॉइज बढ़ गया। आप सही काम करते हैं, सुबह 7 बजे से जो आप पुराने गाने सुनते हैं सर, वही कीजिए, रिलैक्स रहिए। और मेरी तरह मूड हो तो 5 बजे उठ के रवीश कुमार और बाकी लिबरलों को रोते हुए देखिए, और अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी होती है। दिन प्रतिदिन जवान होता जा रहा हूँ, देखिए दाढ़ियां भी मतलब रंगता वंगता नहीं है, बाल भी काले हैं। बताइए, रवीश कुमार को यही दुख है कि 1000 करोड़ रुपए आ गए हैं बीजेपी के अकाउंट में, और उन्होंने कुछ भी पैसा जो है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया है। कहाँ ट्रांसफर करें मतलब? जैसे रवीश कुमार कांग्रेस वालों के पास तो ज्यादा हो जाता था तो वो ट्रांसफर कर लेते थे ना, जैसे नेशनल हेराल्ड में लिफाफा आता पत्र खरीदना है, लिफाफा नहीं मिल रहा है, यही ना, है। यही तकलीफ है ना। लिफाफा पत्रकारिता नहीं कराएंगे, जरूरत नहीं है तुम्हारी। और बताओ, मतलब तुम क्या हो? तुम टी शर्ट का कलर गिनने वाले 2 कौड़ी के पत्रकार, सॉरी पत्रकार रहेगा। अब तो पत्रकार भी नहीं रहे। मतलब आप ये देखिए, अब यूट्यूबर्स की ये औकात हो गई कि पत्रकारों का मजाक उड़ा रहे हैं, मखौल उड़ा रहे हैं। 2 टके के यूट्यूबर। नहीं नहीं सर, बताइए, मैं ये सोच हम रहा और हूँ आप कि 2 अभी भी टके के यूट्यूबर हैं, और हम यहाँ हाँ, बैठ के उनका मजाक उड़ा रहे हैं, मखौल उड़ा रहे हैं। कितना बुरा मजाक लगेगा। कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। अब रवीश कुमार कहाँ पत्रकार रह गया है सर? पत्रकारिता के सारे डेफिनेशन, परिभाषा जो है उसने तो चाट चाट के हरा कर दिया है सर। आप बताइए, वो आदमी तेजस्वी यादव के परिश्रम को उसके टी शर्ट के कलर से गिन रहा है। वो कह रहा है कि शोले फिल्म आई थी तो जय और वीरू की एक अलग गाड़ी अलग बनी थी, किंतु इस बार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस प्रकार से बुलेट चला रहे थे, बुलेट की परिभाषा बदल गई। बुलेट मुख्यतः
दबंग लोगों की बाइक मानी जाती थी, पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बता दिया कि उनके जैसे फेलियर नेता भी बुलेट चला सकते हैं। सॉरी, फेलियर वाला अपनी तरफ से जोड़ दिया। नहीं, 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 अरे नहीं, भाई आप साहब, इन बहुत दोनों गलत कर नेताओं रहे की हैं ये। औकात। आप लोग बहुत पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। क्या बात कर रहे आप हैं लोगों सर? को आप तेजस्वी लोगों यादव को और राहुल गांधी अपने पैसे से बुलेट नहीं खरीद सकते, दोनों मिलके भी अपने पैसे से। उनको नौकरी कौन देगा सर? तेजस्वी के पास तो तेज प्रताप यादव वाला भी जलेबी छानने वाला, वो ब्लॉगिंग करने वाला, फ्लूट बजाने वाला, शंख बजाने वाला आर्ट नहीं है। तेज प्रताप यादव तो फिर भी कमा धमा लेगा, तेजस्वी का क्या होगा? वो तो दिख ही रहा है। अच्छा सुना, और राहुल तेजस्वी भी विदेश चले गए। कितनी बार कहा है सर, घर में सोनिया गांधी जी की एंट्री हुई है, ऑफिशियल एंट्री हुई है, परिवार वालों को गिन गिन के बाहर कराया जा रहा है, तो उस परिवार की भी सोनिया गांधी को विदेश घूमने का मन नहीं करेगा कि न्यू ईयर आ रहा है? सदन तो चलता रहेगा सर। यही तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलने का मजा है कि चेयरमैन एमडी हम रहेंगे, हम ही सीएम बनेंगे। ये लोग नवयुग के सामंतवादी हैं सर। ये कहते हैं कमलनाथ तुम ही मध्य प्रदेश के सीएम बनोगे। तो सामंतवादी व्यवस्था जिसको ये लोग बहुत बुरा बताते हैं, एक्चुअली सामंतवाद क्या था सर आप तो जानते हैं, फिर भी मैं मोटा मोटी बिहारी स्टाइल में बता देता हूं दर्शकों को। जब पाटलिपुत्रा में उस रीजन में जब समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के समय का काल था, वो अजात शत्रु के टाइम का काल था, उस वक्त बहुत बिहार की सभ्यता बहुत विकसित थी, वैशाली वगैरह। तो वहां पे जो जनपदों को कंट्रोल करने के लिए, अलग अलग जनपद को कंट्रोल करने के लिए जिनको नियुक्त किया जाता था वो सामंत कहलाते थे। बस यही था। तो अब अलग अलग जनपद को नियुक्त करने के लिए ऑर्डर कौन दे रहा है सर? मान आप लीजिए बहुत एमएलए। आप जो है ना, आप बहुत नटखट हो गए हैं, मुझे दिख रहा है। मतलब सच बोल दिया तो नटखट सर। और क्या? 3 करोड़ रुपए में 5 करोड़ में आप टिकट बेच रहे हैं और कह रहे हैं 5 करोड़ मुझे टैक्स दोगे तो उस जनपद में तुमको चुनाव जीतने की गारंटी मैं दे रहा हूं। नहीं भी गारंटी दे रहा हूं तो बनने लायक हो, वहां से जितना लूट सकोगे लूट लेना। आज के नवयुग के ये सो कॉल्ड समाजवादी नेताओं के यही कॉन्सेप्ट है ना, वरना टिकट क्यों बेच रहे हैं? अभिषेक तिवारी बोलेगा तो चुपता जरूर है, किंतु यथार्थ तो यही है गुरुजी। यह कोई मध्यकालीन युग नहीं, इतिहास में अगर लिखा जाएगा तो आधुनिक युग के सामंतवादी व्यवस्था के संस्थापक माने जाएंगे ये। तो आइए अब चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। हमको लगा बोलिएगा आइए यहाँ पे आप लाल टोपी पहनते हैं। अब केरला में आप ये देखें कि 2 म्युनिसिपैलिटी में भी एनडीए जीत गई है। उफ, हरिओम हरिओम हरिओम। तो एक शेर बोल दूं सर जाने से पहले सर? अच्छा, ये भी शुरू कर दिया आपने? आपकी इजाजत से सर। हम्म। देख तो दिल के जहां से उठता है, ये धुआं कहां से उठता है? धुआं तो वहीं से उठता है जहां पर कोई हवा नहीं जाती, कोई रोशनी नहीं जाती, केवल पानी जाता है। चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं। एक चीज, एक और वीडियो वायरल हो रहा है सर, उस पे आप हो सके तो शॉर्ट्स काट के ये डाल दीजिएगा कि मतलब जिस नवाब साहब के लिए तिहाड़ के बाहर प्रदर्शन हो रहा था कि इंसुलिन लगाना है, वो नवाब साहब एकदम बहुत बड़े टेबल पे एकदम भोजन खा रहे हैं, एकदम दबादब पनीर चिली, एकदम दबादब पनीर चिली। भाई साहब ऐसा है, वो तो आपको उसमें ये दिखाया गया है कि वो कितने निष्पृह भाव के हैं, जिसको बोलते हैं ना, वैसे राहुल गांधी भी वैसे ही है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इतना सब रखा हुआ है और फिर भी वो केवल 2 कौर खा रहे हैं।
वैसे देखिए इसको, इसको बोलते हैं पॉजिटिव आउटलुक। और वामपंथियों में अगर हम बोल दें कि ये भोजन की बर्बादी हो रही, इतना भोजन बर्बाद होगा, कितने गरीबों का कल्याण होता, तो हम सांप्रदायिक हो जाएंगे। आप सांप्रदायिक नहीं, आप हो जाएंगे प्रतिक्रियावादी। अच्छा, अपनी प्रतिक्रिया वापस लेते हैं, लेकिन जिनको तकलीफ हो रही है उनको मैं बता दूं कि मुझ तक पहुंचने के लिए आपको यूपी का रास्ता कवर करना होगा, हानिकारक है, इसलिए जहां बैठे हैं वहां बैठे रहिए। और जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे रहिए, और यदि कोई आपको इच्छा हो, आपको कुछ इच्छा हो वायु तत्व को प्रवाहित करने की, तो उसे रोकें नहीं, जाने दें। हाँ, चलिए ठीक है, वो उसका दिया जाता है परमिशन। सरकार भी हमारी है बिहार में और सिस्टम भी हमारा है, बाय द वे, इतना बता दे हम इस बार। तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।